नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से जुड़े स्वरों की मात्रा और आयोग वाह के बारे में बताने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से स्वरों की मात्रा और आयोग वाह से जुड़े जो जानकारियां हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो के माध्यम से स्वर एवं स्वर के प्रकार को अच्छे से समझ लिया था, अब हम लोग इस वीडियो में स्वरों की मात्रा को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। स्वरों की मात्रा क्या कहलाती है, सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्वरों की मात्रा में बोला जा रहा है किसी भी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। आप लोग थोड़ा सा परिभाषा पर जोर डालिएगा। इसमें बोला गया है किसी भी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों को अभी इस परिभाषा का जो अर्थ है वो समझ में नहीं आ रहा होगा। इस परिभाषा के कहने का जो आशा है वो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आप लोगों को स्वरों की मात्रा से संबंधित जो सरल परिभाषा है उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्वरों की मात्रा से जुड़े जो सरल परिभाषा है वो दोस्तों आ चुका है। इस परिभाषा के माध्यम से आप लोग इजीली ये जान पाइएगा कि स्वरों की मात्रा आखिर क्या कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब ये अपने मूल स्वरूप को छोड़कर चिन्हों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। स्वरों के ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझना। देखिए, मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि स्वर वर्ण को छोड़कर हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों के उच्चारण के लिए, उन सभी वर्णों को लिखने के लिए स्वर्ण वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि स्वर वर्ण को छोड़कर जो भी आपके हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्ण होते हैं उन सभी वर्णों को लिखने के लिए या फिर उन सभी वर्णों को पूर्ण उच्चारित करने के लिए स्वर्ण वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। बिना स्वर्ण वर्ण के आप लोग इन वर्णों का उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं या फिर आप लोग अच्छे से इन वर्णों को नहीं लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर, ठीक है, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई एक व्यंजन ले लिया। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक व्यंजन ले लिया गय, ठीक है। गय यानी कि ग पर हलंत है, इसमें कोई भी स्वर्ण वर्ण शामिल नहीं है, इसमें कोई भी स्वर शामिल बिल्कुल भी नहीं है। जब इसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल भी अपने पूर्ण रूप में नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि इसमें हम कोई एक स्वर्ण वर्ण शामिल करते हैं। हम क्या करते हैं कि इसमें अ वाला स्वर्ण वर्ण शामिल करते हैं। जब हम गाय में अ को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो दोस्तों हमें ग मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, हमें ग मिलेगा। इसी प्रकार से यदि हम लोग यहाँ पर अगर पै, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं पै, ठीक है दोस्तों। अगर हम पै में अगर हम ओ स्वर्ण वर्ण को ऐड करें, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कोई भी दोस्तों व्यंजन वर्ण हो उसके उच्चारण के लिए स्वर्ण वर्ण की आवश्यकता पड़ेगी तो पड़ेगी ही। बिना स्वर्ण वर्ण के आप लोग किसी भी व्यंजन वर्ण को पूर्ण रूप से उच्चारित नहीं कर सकते या फिर पूर्ण नाम के रूप में आप लोग उसे नहीं व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने पै में ओ को ऐड किया तो दोस्तों ऐड करने पर क्या बनेगा, ऐड करने पर बनेगा पो। क्या बनेगा, पो। अब हम यदि आपसे ये पूछें कि दोस्तों जब हमने पै में ओ को ऐड किया तो ओ कहाँ चला गया, ओ कहाँ चला गया। अरे भैया, प तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, प तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेकिन बिल्कुल भी ओ दिखाई नहीं दे रहा है। ओ कहाँ गया। तो बहुत सारे बच्चे हमसे ये कहेंगे कि सर जो ओ है वो इस रूप में आ चुका है,
यहाँ पर हम पो को लिखते हैं, आप लोगों को साफ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर हम पो को लिखते हैं। आप यही ना कहिएगा दोस्तों, सर जो पो है वो इस रूप में आ चुका है, ठीक है, वो एकले के रूप में आ चुका है, यही तो है आपका ओ, यही तो है आपका ओ। यानी कहने का मतलब है कि जो ये वाला चिन्ह है ना, ये वाला चिन्ह, यही आपका ओ है, यही ना है आप लोगों का मतलब है। ये जो चिन्ह है यही तो आपका क्या है, यही तो आपका ओ है। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई व्यंजन, हम लोग यहाँ पर अगर ले लेते हैं क के रूप में, ठीक है, यहाँ पर हलंत लगा लेते हैं, ये हो गया कै। अगर हम इसमें ऐड करते हैं स्वर्ण वर्ण कौन सा, तो हम लोग इसमें ऐड करते हैं दोस्तों, ले लेते हैं एकले ए, ठीक है, ले लेते हैं एकले ए। तो क्या बनेगा, जब हम इसमें एकले ए को ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा के, क्या बनेगा के, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दोले कै को ऐड करें तो क्या बन जाएगा, तो दोस्तों कै बन जाएगा। तो आपके मन में ये सवाल आएगा, सर आपने ए को ऐड किया तो यहाँ पर के बना, यानी कि के में क लौक रहा है, लेकिन ये कहाँ गया, ये तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई केवल और केवल ये दे रहा है, ये यानी ये केवल दिखाई दे रहा है, ना कि ए दिखाई दे रहा है, केवल इसका ये जो चिन्ह है वो दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ पर ए को ऐड करें, ए को ऐड करें तो इसका केवल चिन्ह दिखाई दे रहा है, दो गो, यहाँ पर दो गो चिन्ह दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्कुल भी ए दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि समझ चुके हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं समझा है, वैसे छात्र जो सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं, वैसे छात्र जिन्हें बिल्कुल भी हिंदी वर्णमाला समझ में नहीं आता, उन छात्रों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ना चिन्ह, ए का चिन्ह क्या था, ए का चिन्ह था ये वाला, ठीक है। ओ का चिन्ह क्या था, ओ का चिन्ह था ये वाला, ठीक है। औ का चिन्ह क्या था, औ का चिन्ह तो मैंने ऐसे बताया नहीं है, लेकिन औ का अगर चिन्ह ले ले तो क्या था दोस्तों, औ का चिन्ह हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आ का, ठीक है, अगर हम आ का ले लें तो आ का चिन्ह क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, आ का चिन्ह ये वाला हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर ऊ का, तो ऊ का चिन्ह क्या हो जाएगा, ऊ में हर्षा ऊ का हो जाएगा, यहाँ पर हर्षा यू को लिए ये वाला। अगर हम दीर्घ ऊ को बात करें तो ये इसका चिन्ह हो जाएगा ये वाला। अगर हम हर्षा ई की बात करें तो हर्षा ई का हो जाएगा ये वाला। अगर हम दीर्घाई की बात करें तो दोस्तों दीर्घाई की का हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये वाला, ठीक है, स्पेस कम है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला। तो दोस्तों जो आप यहाँ पर ये चिन्ह देख रहे हैं ना, जो आप यहाँ पर ये चिन्ह देख रहे हैं, जो आप स्वर्ण वर्ण का संकेत देख रहे हैं, इन्हीं संकेतों को स्वरों की मात्रा कहा जाता है। इन्हीं संकेतों को क्या कहा जाता है, स्वरों की मात्रा कहा जाता है। परिभाषा में आपने क्या जाना, परिभाषा में दोस्तों आपने यही ना जाना, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो तब ये अपने मूल स्वरूप को छोड़कर, यानी कि अपने पूर्ण स्वरूप को छोड़कर, जैसे कि हमने यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं घ, ठीक है, हम यहाँ पर घ में हलंत ले लेते हैं। अगर हम दोस्तों इसमें अ स्वर वर्ण को जोड़ें, अ स्वर वर्ण को, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ओनली फॉर घ बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो अ है वो लुप्त हो चुका है, अ लुप्त होकर क्या बना दिया, अ लुप्त होकर घ बना दिया। यहाँ पर दोस्तों अ की अगर हम बात करें मात्रा का, तो अ की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती है। जब किसी व्यंजन में अ शामिल हो जाता है तो दोस्तों हलंत हट जाता है। वैसे तो अगर कोई भी स्वर्ण वर्ण किसी व्यंजन में शामिल हो जाए तो उसका हलंत हट जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यंजन दोस्तों, अगर कोई व्यंजन पूर्ण रूप से अगर लिखा रहा है तो वो लिखा रहा है बिना मात्रा का। अगर पूर्ण रूप से लिखा रहा है बिना मात्रा का तो वो लिखाता है अ के कारण ही। किसके कारण, अ के कारण ही। यहाँ पर अ के मिलने से ये हो चुका है किस रूप में, तो दोस्तों घ के रूप में। तो यहाँ पर अ जो है वो अपने पूर्ण रूप में नहीं आया है घ के साथ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने घ को अ में ऐड किया तो यहाँ पर हम ऐसे लिख रहे हैं घ में हलंत और अ, ऐसे हम लिख रहे हैं। ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हैं। हम किस रूप में लिख रहे हैं, हम घ के रूप में लिख रहे हैं। तो दोस्तों इसी को मात्रा बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ले ले र, यहाँ पर ले ले र, ठीक है, र पर हलंत है। अगर हम यहाँ पर ले ले दोस्तों, जैसे कि हम दीर्घाई ले ले, यहाँ पर दीर्घाई, ठीक है, दीर्घाई, तो दीर्घाई जब रै में ऐड होगा तो अपने पूर्ण नाम के साथ ऐड नहीं होगा, बल्कि अपने चिन्ह के साथ ऐड होगा। दीर्घाई का चिन्ह क्या हो सकता है, दीर्घाई का चिन्ह होगा दोस्तों ये वाला, ठीक है। हर्षाई का चिन्ह क्या होगा, ये वाला, ठीक है। दीर्घाई का चिन्ह ये वाला और हर्षाई का चिन्ह ये वाला। तो जब दोस्तों रै में दीर्घाई ऐड होगा तो क्या बनेगा,
तो दोस्तों बनेगा री। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि र में केवल और केवल दीर्घ ई का चिन्ह शामिल है, ना कि ई शामिल है। ई बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों जो भी स्वर्ण वर्ण होते हैं और स्वर्ण वर्ण के जो चिन्ह होते हैं, जो उनके संकेत होते हैं, उन्हीं संकेतों को, उन्हीं चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। उन्हीं मात्राओं को, यानी कि बोल सकते हैं उन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है, उन्हीं चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर परिभाषा से समझ सकते हैं, बोला गया है जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब ये अपने मूल स्वरूप को छोड़कर, यानी जो उनका वास्तविक स्वरूप होता है उन्हें छोड़कर चिन्हों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जिन जिन स्वर्ण वर्णों का जो चिन्ह होता है वे स्वर्ण वर्ण अपने चिन्हों के साथ ही व्यंजन के साथ संयुक्त होते हैं, ना कि अपने पूर्ण स्वरूप में संयुक्त होते हैं। जो चिन्ह होते हैं उन्हीं चिन्हों को कहा जाता है मात्रा। ठीक है, क्या कहा जाता है, मात्रा। मैं आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं, आप लोग दोस्तों यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर सभी अपने पूर्ण स्वरूप के रूप में है, सब अपने पूर्ण स्वरूप के रूप में है। यहां पर आ है, हर्ष है, दीर्घ ई है, उ है, दीर्घ उ है, री है, ए है, आय है, ओ है, औ है, अन है और अ है। यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों अन और अ का, तो इन्हें बिल्कुल भी स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, क्योंकि अन और अ की गिनती ना ही स्वर्ण वर्ण में होती है और ना ही व्यंजन वर्ण में होती है। इसलिए अन और अ को बिल्कुल भी स्वर्ण या व्यंजन वर्ण के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, उससे एक अलग श्रेणी में रखा जाता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अयोगवाह। अयोगवाह के अंतर्गत ही इन दोनों वर्णों को रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर अ का चिन्ह क्या हो जाएगा, यहां पर अ का चिन्ह हो जाएगा कोई भी ना। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया अ का कोई चिन्ह नहीं होता है, अ का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। लेकिन अगर कोई व्यंजन वर्ण अपने पूर्ण स्वरूप में अगर व्यक्त हो रहा है तो वो अ के कारण ही व्यक्त हो रहा है, बिना किसी मात्रा के। बिना किसी मात्रा के अगर कोई व्यंजन पूर्ण स्वरूप में अगर व्यक्त हो रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर कै लिखें तो ये बिल्कुल भी अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं है। लेकिन अगर हम क लिखें तो यहाँ पर आपको कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी मात्रा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ये पूर्ण स्वरूप में है, अपने दोस्तों पूर्ण रूप में है। इसलिए बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा स्वर्ण वर्ण आया है, तो दोस्तों इसमें अस्वर्ण वर्ण आया है। लेकिन अगर हम इसमें दोस्तों, अगर हम कै में अगर हम आ को ऐड करें, आ को, तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर आपको का दिखाई देगा, यानी एक मात्रा आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा, तो दोस्तों ये वाला मात्रा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मात्रा यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी मात्रा दिखाई नहीं दे रहा है। जो व्यंजन जिस मात्रा को व्यक्त करेगा, हम लोग समझेंगे कि उस व्यंजन में उस मात्रा वाला स्वर्ण वर्ण आया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां पर कोई भी मात्रा व्यक्त नहीं हो रहा है, तो हम लोग ये समझेंगे कि इसमें अस्वर्ण वर्ण आया हुआ है, जिसका कोई मात्रा होता ही नहीं है। लेकिन इसी वर्ण के कारण, इसी स्वर्ण वर्ण के कारण हर एक व्यंजन अपने पूर्ण स्वरूप में आ पाता है। ठीक है, बिना मात्रा का। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे समझ कर रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जा सके। आ का कोई मात्रा नहीं होता है, और अगर हम बात करें आ का, तो आ का मात्रा ये वाला होता है, हर्षाई का मात्रा ये वाला होता है, दीर्घाई का मात्रा ये वाला होता है। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें हर्षाई उ का, तो उसका मात्रा ये वाला होता है, दीर्घाऊ का मात्रा ये वाला होता है, री का मात्रा ये वाला होता है, ए का मात्रा ये वाला होता है, और दोले ए का मात्रा ये वाला होता है, ओ का मात्रा ये वाला होता है, औ का मात्रा ये वाला होता है। और जो अयोगवाह में आने वाले वर्ण अन और अ हैं, उनकी मात्रा ये वाला और ये वाला होता है। ठीक है, यानी कि जो दोस्तों चिन्ह होते हैं ना, जो चिन्ह होते हैं उसके ऊपर बिंदु दिया जाता है मात्रा के रूप में, और जो आपके वर्ण होते हैं, वर्ण के अंत में दो बिंदु इस प्रकार से दिया जाता है, जो कि आते हैं किस रूप में, तो दोस्तों आते हैं विसर्ग के रूप में। ठीक है, यानी अह के रूप में। तो इन्हीं को कहा जाता है मात्रा, इन्हीं को क्या कहा जाता है, मात्रा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को जो हिंदी स्वर की मात्रा है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस कुछ भी नहीं है, स्वर की मात्रा कहने का मतलब स्वर के चिन्ह से है। जिन जिन स्वर्ण वर्णों का जो जो चिन्ह होता है, उन चिन्हों को ही स्वर्ण वर्ण का मात्रा कहा जाता है, बस। और कुछ भी इसमें ज्यादा विशेष जानने का नहीं है। ठीक है, यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें मात्राओं की विशेषता का, तो यहां पर कुछ विशेषता है, आप लोग उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। देखिए इसमें कोई भी मात्रा नहीं है,
इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी क किस रूप में है? तो दोस्तों पूर्ण रूप में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अस्वर्ण वर्ण शामिल है। इसमें कौन सा स्वर्ण वर्ण शामिल है? तो दोस्तों अस्वर्ण वर्ण शामिल है। यहां पर दोस्तों का में कौन सा मात्रा दिखाई दे रहा है? तो आ वाला, इसीलिए ना कहा हुआ है। इसमें कौन सी मात्रा दिखाई दे रहा है? हर्ष ई वाला। इसमें कौन सी मात्रा दिखाई दे रहा है? दीर्घ ई वाला। इसमें कौन सी मात्रा दिखाई दे रहा है? हर्ष उ वाला। इसमें कौन सी मात्रा दिखाई दे रहा है? दीर्घ उ वाला। तो इन्हीं सब चिन्हों को क्या कहा जाता है? इन्हीं सब चिन्हों को कहा जाता है स्वरों की मात्रा। क्या कहा जाता है? स्वरों की मात्रा। ठीक है, बाकी आप लोग आगे सब इसी प्रकार से समझ सकते हैं। तो बिना दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूं। यहां पर बात करते हैं हम लोग दोस्तों स्वरों की मात्राओं से संबंधित जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। ठीक है, यहां पर देखिएगा, यहां पर दोस्तों बोला गया है अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अ वर्ण की कोई भी मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ स्वर्ण वर्ण को छोड़कर कुल जितने सारे स्वर्ण वर्ण होते हैं हमारे स्वर्ण वर्णमाला में, उन सभी वर्णों की कोई ना कोई एक मात्रा अवश्य होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें व्यंजन के पूर्ण नाम का, तो दोस्तों अ स्वर्ण वर्ण के कारण ही कोई भी व्यंजन अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट कर पाते हैं। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं बोला गया है व्यंजनों के साथ इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ना कि इनके पूर्ण स्वरूप का प्रयोग किया जाता है। व्यंजनों के साथ स्वर्ण वर्ण के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं चिन्हों को कहा जाता है क्या? इन्हीं चिन्हों को कहा जाता है स्वरों की मात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अ स्वर की सहायता से किया जाता है। दोस्तों जब आपने बचपन में क को पढ़ा होगा, ख को पढ़ा होगा, ग को पढ़ा होगा, तो आप अ स्वर की सहायता से ही इन वर्णों को पढ़े होंगे। क आ रहा है, ख आ रहा है, ग तो आ रहा है। यानी कि दोस्तों क से लेकर अंग तक, च से लेकर इ तक, ट से लेकर दोस्तों न तक, त से लेकर न तक, यानी कि आप ट से लेकर ण तक भी बोल सकते हैं, त से लेकर न तक, प से लेकर म तक। जितने भी दोस्तों आप व्यंजन वर्ण देख रहे हैं, इन सभी व्यंजनों में दोस्तों मात्रा के रूप में कौन आए होंगे? तो मात्रा के रूप में दोस्तों अ स्वर्ण आए होंगे, अ स्वर्ण वर्ण आए होंगे। इन्हीं की सहायता से आप लोगों ने व्यंजन वर्ण का उच्चारण किया होगा, तब जाकर आप लोग दोस्तों अन्य मात्राओं को सीखे होंगे। किसकी सहायता से? तो ककहारा की सहायता से। ककहारा की सहायता से आप लोगों ने अन्य व्यंजनों के बारे में सीखा होगा, अन्य व्यंजनों के उच्चारण के बारे में जाना होगा बचपन में। ठीक है, ये सारा चीज दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया। अब चलते हैं आगे। यहां पर दोस्तों अगला जो है, यहां पर इसमें बोला गया है जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती, तब उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी छोटी रेखा लगा देते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया ही, जब भी किसी व्यंजन में अ की मात्रा नहीं रहती है, या फिर अगर कोई व्यंजन स्वर रहित रहता है, उसमें कोई भी स्वर की मात्रा बिल्कुल भी संयुक्त नहीं रहती, तो दोस्तों उस व्यंजन के नीचे क्या किया जाता है? उस व्यंजन के नीचे एक छोटा सा तिरछा रेखाखंड लगा दिया जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये सभी के सभी जो वर्ण है, ये कौन से वर्ण है? ये जो वर्ण है, ये वर्ण व्यंजन है, ना कि व्यंजन वर्ण है। अगर व्यंजन वर्ण होते हैं तो दोस्तों इन पर बिल्कुल भी हलंत दिखाई नहीं देता। जो आप यहाँ पर छोटे छोटे दोस्तों यहाँ पर जो आप चिन्ह देख रहे हैं, इन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है? इन्हीं चिन्हों को कहा जाता है हलंत। क्या कहा जाता है? हलंत। हलंत के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि ये जो वर्ण है, ये वर्ण स्वर रहित है, इसमें कोई भी स्वर्ण वर्ण शामिल नहीं है। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह दोस्तों ये वाला होता है, आप लोग इसे समझ कर रखिएगा। हलंत को ही हल चिन्ह कहा जाता है। यहाँ पर मिस्टेक से हमने एगो ई ले लिया है, जो कि ई बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, सारे आपके सही है। कौन कौन? तो ये वाले, ये सब सही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों इसे मैं हटा दूंगा जब मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा। तो यहाँ पर आते हैं नीचे, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। नीचे है, नीचे में बोला गया है हिंदी भाषा में स्वर की मात्रा का निर्धारण ध्वनि की लंबाई के आधार पर किया जाता है। बस इसे समझ लीजिए। अगर आप इसे समझिएगा ना, तो जो मैंने आप लोगों को प्रारंभिक में परिभाषा दिया था स्वर की मात्रा से संबंधित, उस परिभाषा को भी आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, यहां पर दोस्तों क्या बोला गया है?
हिंदी भाषा में स्वर की मात्रा का निर्धारण ध्वनि की लंबाई के आधार पर किया जाता है। देखिए, स्वर वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले जो मूल स्वर होते हैं उनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके उच्चारण में हमें ज़्यादा समय लगता है। यानी कि मूल स्वरों के उच्चारण के लिए कम समय देना पड़ता है और दीर्घ स्वरों के उच्चारण के लिए ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें हिंदी भाषा में स्वर की मात्रा के निर्धारण का, तो दोस्तों हिंदी भाषा में स्वर की मात्रा का जो निर्धारण होता है वो होता है ध्वनि की लंबाई के आधार पर। किसके आधार पर? ध्वनि की लंबाई के आधार पर। स्वर वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले जो मूल स्वर होते हैं अगर उनके उच्चारण में दोस्तों ध्वनि की लंबाई कम अगर होती है तो दोस्तों उसमें क्या लगता है, उसमें दोस्तों जो मात्रा है स्वर वाले वो कम लगता है। कम कहने का मतलब मूल लगता है, मूल मात्रा लगता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ऐसे स्वर्ण वर्ण का जिसके उच्चारण में ध्वनि दोस्तों काफी लंबी हो जाती है, यानी आपको उच्चारित करने में ज्यादा समय लग जाता है, तो उस स्थिति में उनकी जो मात्रा होती है वो लंबी हो जाती है। लंबी यानी कि दीर्घ हो जाती है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर अ लेते हैं अ, तो अ क्या हो गया? अ दोस्तों एक मूल स्वर हो गया। ठीक है, इसके उच्चारण में आपको ज़्यादा समय बिल्कुल भी देना नहीं पड़ा। जब दोस्तों इसके उच्चारण में आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी मात्रा आएगा वो बहुत ही कम आएगा। इतना कम है दोस्तों इसमें मात्रा कि बिल्कुल भी ना के बराबर है, यानी कि इसमें कोई भी मात्रा है ही नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें ऐसे ध्वनि का, यानी कि इसी से संबंधित, ठीक है, इसी से संबंधित एक हम ले लेते हैं एक और ध्वनि आ। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं आ यानी कि आ, यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो समय लग रहा है उच्चारण करने में, आ को उच्चारित करने में जो समय लग रहा है वो समय अ की तुलना में ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आ जो स्वर वर्ण है यह दोस्तों एक दीर्घ स्वर वर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मात्रा होगा वो लगेगा कौन वाला? तो दोस्तों ये वो लगेगा ये वाला। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, ये मात्रा इसमें लगेगा, लेकिन उसमें बहुत ही कम समय लग रहा है, अ में बहुत ही कम समय लग रहा है, इसलिए इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगेगा या ना के बराबर लगेगा। आगे समझिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें हर्ष ई का, हर्ष ई क्या है? हर्ष ई एक प्रकार का मूल स्वर है। हर्ष ई यानी कि दोस्तों इसके उच्चारण में आप लोगों को ज़्यादा समय बिल्कुल भी देना नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर दीर्घई ऊ का, तो दोस्तों दीर्घई ऊ में, दीर्घई ऊ नहीं, दीर्घई ए, क्षमा चाहता हूँ, दीर्घई ई। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर दीर्घई ई का, तो दोस्तों दीर्घई ई में क्या होगा कि आप लोगों को हर्ष ई की तुलना में ज़्यादा समय देना पड़ेगा दीर्घई के उच्चारण में। तो दोस्तों जब ज़्यादा समय देना पड़ेगा, यानी कि जब इसमें ध्वनि की लंबाई बढ़ जाएगी हर्ष ई की तुलना में उच्चारित करने के फलस्वरूप, तो दोस्तों यहाँ पर मात्रा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इस मात्रा को बोला जाता है दीर्घ मात्रा और इस मात्रा को बोला जाता है ह्रस्व मात्रा, यानी कि मूल मात्रा। ठीक है, इसी प्रकार से जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगेगा उनकी मात्रा छोटी होंगी और जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा समय लगेगा उनकी मात्रा बड़ी होंगी। आप समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ले लें मूल स्वर हर्ष ई, तो दोस्तों यहाँ पर मात्रा तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ले लें बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई, तो यहाँ पर आप लोगों को मात्रा दिखाई देगा। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों हर्ष ई ऊ, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों मूल स्वर का, तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी आपको मात्रा दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हम बात करें बड़ी ऊ का यानी कि दीर्घई ऊ का, तो इसमें आप लोगों को मात्रा दिखाई देगा। अगर हम इसके आगे चले तो आगे क्या मिलेगा? तो दोस्तों आगे मिलेगा एकले ए, इसको बोलेंगे हम लोग लघु ए, इसको बोलेंगे हम लोग दीर्घ ए, है ना। इसको पढ़ा जाता है एकले ए, इसको पढ़ा जाता है दोले ए। ये सब आप लोग जानते होंगे, बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जितना आप लोग आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है, बस इसको समझने के खेल है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको समझ गए ना, तो दोस्तों इसको समझने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। किसी भी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर ले ले आ को, तो देख सकते हैं आ यानी कि उच्चारण काल, यानी इसमें समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है दोस्तों? यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक हमने कै में जब आ को ऐड किया तब ना समय बढ़ गया जी। जब हमने कै में आ को ऐड किया तो क्या बना?
का, यानी समय बढ़ गया। यानी कि दोस्तों एक तरीके से ये समय ले रहा है, तो समय जो ले रहा है, जो यहाँ पर उच्चारण काल है, इस उच्चारण काल को ही क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर कै में ऐड कर दे दोस्तों क्या, तो अगर हम इसमें ऐड कर दे औ, ऐड कर दे औ, तो यहाँ पर कै जो है वो बन जाएगा किस रूप में, तो वो बन जाएगा कौ। कौ, यहाँ पर समय बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर दोस्तों काल का निर्धारण हो गया, समय का निर्धारण हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किसी भी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण काल क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। ठीक है, अब हम इस पर विशेष बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आगे चलने का प्रयास करते हैं। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं बोला गया है इसमें र में उ तथा दीर्घाई उ की मात्राएं उसके नीचे या ऊपर ना लगाकर र के मध्य भाग में लगाई जाती है। थोड़ा दोस्तों आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे अगर स्टूडेंट अगर ये सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से हम लोग कै में उ को ऐड करके बनाते हैं कु, जिस प्रकार से हम लोग फ में दीर्घाई उ को ऐड करके बनाते हैं यहाँ पर फू, क्या हम इसी प्रकार से राय में ऐड करेंगे उ को तो क्या बनेगा रू, इस तरीके से। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, किसके साथ, तो ओनली फॉर र के साथ, र के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप र यानी कि जब आप स्वर रहित र में जब आप उ को ऐड कीजिएगा ना, उ को, तो दोस्तों क्या होगा, दोस्तों जो र होगा वो आ जाएगा इस रूप में, किस रूप में, तो इस रूप में आएगा, इस रूप में। ठीक है, इस रूप में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रूप में, ना कि इस रूप में। अगर इस रूप में लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, इस रूप में बिल्कुल भी लिखा नहीं जाता। अगर आप रै में यानी कि जब आप स्वर रहित र में जब आप दीर्घाई उ को ऐड कीजिएगा तो दोस्तों उस स्थिति में उसका स्वरूप हो जाएगा इस रूप में। ठीक है, इस रूप में, क्योंकि दीर्घाई उ का जो चिन्ह होता है, जो उसकी मात्रा होती है, वो होती है ये वाला। ठीक है, तो ये मात्रा दिखाई देगा, देख सकते हैं यहाँ पर मात्रा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप लोग समझ गए। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि इसके नीचे आप लोग ऐसे लगा दीजिएगा, इसके नीचे आप लोग ऐसे लगा दीजिएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। किस वर्ण के साथ, तो र वर्ण के साथ। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को यहाँ पर केवल समझाने के लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया है। देख सकते हैं किसी भी र में दोस्तों बिल्कुल भी नीचे हर्षयु या फिर दीर्घायु नहीं आया है। जिस र में हर्षयु या फिर दीर्घायु ऐड हुआ है वो दोस्तों अपनी विशेषता खुद बता रहा है। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी गोल घुमा हुआ नहीं है, चाबी के जैसा, चाबी के जैसा गोल नहीं घुमा है, यानी कि दीर्घायु का जो चिन्ह होता है वो बिल्कुल भी दोस्तों नहीं है इसमें। तो हम लोग समझेंगे कि इसमें कौन सा उ आया है, तो दोस्तों हर्ष उ आया है। इसमें है चिन्ह इस रूप में, तो समझेंगे कि इसमें दीर्घाई उ आया हुआ है। लेकिन किसी भी राह में दोस्तों इस तरीके से नहीं आया हुआ है, इस तरीके से आया हुआ नहीं है। तो इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका स्वरों की जो मात्रा है वो खत्म होती है। अब आते हैं अयोग वाह पर। अयोग वाह किसे कहा जाता है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जो भी वर्ण ना ही स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं वर्णों को कहा जाता है अयोग वाह। जो भी वर्ण ना ही स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं वर्णों को कहा जाता है अयोग वाह। यहां पर आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं दोस्तों। बोला गया है जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं, यानी कि स्वर और व्यंजन को छोड़कर होते हैं, उनके अलावे होते हैं, उन्हीं वर्णों को क्या कहा जाता है, उन्हीं वर्णों को कहा जाता है अयोग वाह। दोस्तों जो पाणिनि है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन वर्णों को यानी कि अन और अ को एक नए श्रेणी में रख दिया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अयोग वाह। ठीक है, उन्होंने अपने माहेश्वर सूत्र में, ठीक है, उन्होंने अपने माहेश्वर सूत्र में दोस्तों इनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है, अन और अ का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है, क्योंकि जब भगवान शिव ने दोस्तों सूत्र दिया था, सूत्र के माध्यम से जब पाणिनि ने दोस्तों जब स्वरवर्ण का निर्माण किया था, तो उसमें बिल्कुल भी अन और अ बिल्कुल भी नहीं आए थे। न आने की स्थिति में ही इन दोनों वर्णों को रख दिया गया है एक नई श्रेणी में, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है अयोग वाह। ठीक है, इन्हीं दो वर्णों पर दोस्तों आपका अयोग वाह टिका हुआ है। आगे हम लोग इन्हीं दोनों वर्णों पर क्या करेंगे, अध्ययन अच्छे से करेंगे। तो आइए नीचे चलने का प्रयास करते हैं। यहां पर बात करते हैं अयोग वाह के प्रकार पर। तो दोस्तों यहां पर पहला प्रकार जो है वो है अनुस्वार। अनुस्वार किसे
किसे कहा जाता है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों अनुस्वार कहा जाता है बिंदु को, ठीक है। जब भी किसी वर्ण के ऊपर अगर हम आपसे बोले कि अन का मात्रा क्या होगा, अन का मात्रा क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? अन का मात्रा मतलब अन का प्रतीक, अन का चिन्ह, यही ना। अगर हम आपसे बोले कि अन का प्रतीक क्या होगा, तो भैया अन का प्रतीक होगा ये वाला, होगा ना, यानी कि इसके ऊपर एक बिंदु। अगर हम आपसे बोलेंगे कि अह का प्रतीक क्या होगा, तो भैया ये वाला, यानी कि विसर्ग क्या है, विसर्ग अह का प्रतीक है। तो दोस्तों जिस किसी भी वर्ण के ऊपर अगर एक बिंदु आए, केवल एक बिंदु आए, तो उसे कहा जाएगा अनुस्वार। क्या कहा जाएगा? अनुस्वार। अगर किसी वर्ण के ऊपर बिंदु के साथ चांद भी आए, जिसे कहा जाता है चंद्र बिंदु। अगर किसी वर्ण के ऊपर बिंदु के साथ चांद भी आए, तो उसे कहा जाता है अनुशासिक। क्या कहा जाता है? अनुशासिक। अगर किसी वर्ण के अंत में, अगर किसी शब्द के वर्ण के अंत में दो बिंदु आते हैं ऊर्ध्वाधर रूप में, दो बिंदु आते हैं किस रूप में? ऊर्ध्वाधर रूप में, तो उन्हें ही कहा जाता है क्या? तो दोस्तों उन्हें ही कहा जाता है विसर्ग। इस प्रकार से आपके जो अयोग वाह होते हैं वो दोस्तों 3 भागों में बट जाते हैं, जिसमें से पहला भाग हो जाता है अनुस्वार के रूप में, दूसरा भाग हो जाता है अनुशासिक के रूप में, तीसरा भाग हो जाता है विसर्ग के रूप में। अनुस्वार की पहचान ये होती है कि ये किसी वर्ण के ऊपर केवल और केवल एक बिंदु के रूप में दोस्तों आएगा, एक बिंदु के रूप में आएगा। यहां पर अगर हम बात करें अनुशासिक का, तो दोस्तों अनुशासिक की पहचान ये है कि जिस किसी भी वर्ण के ऊपर आएगा तो दोस्तों चांद के साथ आएगा, यानी कि चंद्र बिंदु के साथ आएगा, ठीक है। बिंदु भी रहेगा और साथ ही चांद भी रहेगा। अगर चंद्र बिंदु रहेगा ना, चंद्र बिंदु, तो हम समझेंगे कि ये कौन सा वर्ण है, यानी कि किस वर्ण का दोस्तों ये प्रतीक है, ये मात्रा है, तो हम समझेंगे कि ये अनुस्वार नहीं, अनुशासिक वर्ण का ये प्रतीक है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ये समझ रहा होगा कि सर बिना बिंदु का अगर आए तो क्या कहेंगे, बिना बिंदु का, तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर बिना बिंदु का अगर ऐसा चिन्ह है तो हम लोग दोस्तों इसको औ के रूप में जानेंगे, औ, ठीक है। इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, जिसको अंग्रेजी भाषा से ही लिया गया है। अंग्रेजी भाषा में ही इस प्रतीक का प्रयोग हिंदी के रूप में किया जाता है। अगर अंग्रेजी में कोई बोले डॉक्टर, ठीक है, और उसको अगर आप हिंदी में लिखिएगा तो डॉक्टर कैसे लिखाएगा? डॉक्टर के लिए ऊपर में ये वाला चिन्ह देना पड़ेगा। देखो डॉक्टर का हिंदी होता है चिकित्सक, डॉक्टर का हिंदी क्या होता है? चिकित्सक। लेकिन डॉक्टर एक अंग्रेजी नाम है। जब आप इस अंग्रेजी नाम को, जब आप इस अंग्रेजी शब्द को हिंदी लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो उस स्थिति में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? उस स्थिति में आप लोगों को ये वाला चिन्ह देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें एलोपैथी, या फिर अगर हम बात करें ऑफ क्या है? ऑफ एक अंग्रेजी शब्द है जिसको हिंदी लिपि में लिखा गया है। हिंदी लिपि में लिखिएगा ना, देवनागरी लिपि में, तो यहां पर ये वाला प्रतीक आएगा तो आएगा। ये वाला जो प्रतीक है दोस्तों, इस वाले प्रतीक का बिल्कुल भी हिंदी से कोई भी लेना देना नहीं है। ये नहीं आते हैं अनुस्वार के रूप में, नहीं आते हैं अनुशासिक के रूप में, और नहीं आते हैं विसर्ग के रूप में। ये आते हैं केवल किसके रूप में? तो दोस्तों अतिरिक्त चिन्ह के रूप में आते हैं। किस रूप में? अतिरिक्त चिन्ह के रूप में आते हैं। आप लोग समझ कर रखिएगा, ठीक है। आइए यहां पर समझते हैं कि बिंदु को, यानी कि जो बिंदु है, बिंदु, इसको अनुस्वारी क्यों कहा जाता है, और जो चंद्र बिंदु है इसे अनुशासिक ही क्यों कहा जाता है, और जो दो बिंदु है इसे विसर्ग ही क्यों कहा जाता है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहां पर परिभाषा है, परिभाषा के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। परिभाषा में बोला गया है दोस्तों, जब किसी वर्ण का उच्चारण, ठीक है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है, ना कि मुंह से। जब भी आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो आपके मुख से ना निकलकर आपके नाक से अगर बाहर निकलती है, तो दोस्तों उस स्थिति में हम समझेंगे कि वो कौन सा वर्ण है? वो दोस्तों एक प्रकार का अनुस्वार वर्ण है। अनुस्वार वर्ण का जब आप उच्चारण कीजिएगा ना, तो दोस्तों उसके उच्चारण के क्रम में जो वायु आपके मुख से निकलने वाली होती है वो आपके मुख से ना निकलकर आपके नाक से निकलती है। कहां से निकलती है? नाक से बाहर निकलती है। जब वायु नाक से बाहर निकलती है तो दोस्तों उसी कारण कहा जाता है इस वर्ण को अनुस्वार। क्या कहा जाता है? अनुस्वार। यहां पर इन तीनों एग्जांपल के माध्यम से आप समझना, ठीक है। पंख, रंक, गंध, अगर आप इन तीनों एग्जांपल में दोस्तों देखें तो यहां पर बिंदु आया हुआ है। जब आप दोस्तों
पंख बोलते हैं तो आपके मुख से वायु निकलती है, लेकिन बिंदु के लिए जो वायु होती है वो आपके नाक से निकलती है। कुछ ही क्षण के लिए, कुछ ही समय के लिए बिंदु के लिए जो वायु होती है वो आपके नाक से निकलती है। तो हम समझेंगे कि ये बिंदु एक प्रकार का अनुस्वार है। ठीक है, अनुस्वार इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, किसको? तो बिंदु को। याद रखना आप लोग। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग अनुशासिक पर। देखिए परिभाषा में बोला गया है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है तब उसे दर्शाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि जो लाइन होता है, लाइन, ये जो आप लाइन देख रहे हैं लाइन, इसी के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं, केवल और केवल बिंदु, बिंदु का प्रतीक जो चिन्ह होता है वो लगाया जाता है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। अब बात करते हैं अनुशासिक। अनुशासिक में क्या होता है कि जो वायु होती है वो नाक से भी निकलती है और मुख से भी निकलती है, इसलिए इसको अनुशासिक कहा जाता है। ठीक है, अनुशासिक में आप जानते हैं कि जो चिन्ह आता है वो आता है कौन सा? वो आता है चंद्र बिंदु वाला। चंद्र बिंदु में क्या होता है दोस्तों कि जो वायु होती है, जब आप चंद्र बिंदु वाले किसी वर्ण का जब आप उच्चारण कीजिएगा तो उच्चारण करने के फलस्वरूप जो वायु होती है वो नाक से तो बाहर निकलती है, लेकिन नाक से बाहर निकलने के साथ ही साथ वो मुख से भी बाहर निकलती है। इसलिए दोस्तों इस प्रतीक वाले वर्ण को कहा जाता है क्या? तो अनुशासिक। समझ कर रखिएगा, यही परिभाषा में भी बताया गया है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इसे ही अनुशासिक कहते हैं। जैसे दांत। ठीक है, इतने समय के लिए ही, चंद्र बिंदु के समय के लिए ही। ठीक है, जहां तक आप चंद्र बिंदु का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, वहां तक के लिए ही दोस्तों जो वायु होती है वो आपके नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, इसलिए चंद्र बिंदु को कहा जाता है अनुशासिक। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दोस्तों ये काम करेगा, चाहे आप छोटे क्लास में हो या फिर आप बड़े क्लास में हो या फिर आप दोस्तों किसी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप लोग अच्छे से ये सारे चीजें समझ कर रख लीजिएगा। जितनी गहराई से, जितनी बेसिक से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उतने बेसिक से दोस्तों आप लोगों को कोई भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए जो मेरी वीडियो होती है वो काफी लॉन्ग हो जाती है। मेरा बस एक ही प्रयास रहता है कि आप लोग अच्छे से समझ जाए। जिस टॉपिक को मैं आप लोगों को बताऊं, समझाऊं, उस टॉपिक के लिए आप लोगों को दोबारा कोई भी वीडियो देखना ना पड़े, कभी भी दोस्तों आप लोगों को दोबारा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, आप लोग बस अच्छे से समझ जाइए। यहां पर दोस्तों मैंने दो चीज आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं यहां पर विसर्ग का। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को तो बतेबे किया है, विसर्ग का चिन्ह होता है दो बिंदु, लेकिन अभी भी यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर विसर्ग को विसर्ग ही क्यों कहा जाता है? यानी कि इन दो ऊर्ध्वाधर बिंदु को विसर्ग ही क्यों कहा जाता है? तो आइए परिभाषा के माध्यम से जानते हैं। यहां पर बोला गया है, इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी कोई भी स्वर शामिल नहीं है। जो ह स्वर रहित है उसके लिए दोस्तों यहां पर बात हो रही है। ठीक है, जो ह स्वर रहित है उसके लिए यहां पर बात हो रही है। ठीक है, दो बिंदु है ना, तो दोस्तों इसके उच्चारण के लिए हम लोग स्वर रहित ह का प्रयोग करेंगे, ना कि स्वर्णपूर्ण ह का प्रयोग करेंगे। बात को समझिएगा। ठीक है, यह ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है। यह स्वर नहीं है, लेकिन इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। किसको? तो विसर्ग को। जब आप दो ऊर्ध्वाधर बिंदु को अ में जोड़िएगा तो क्या बनेगा दोस्तों? अह बनेगा। क्या बनेगा? अह बनेगा। ठीक है, इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। देख सकते हैं आप लोग, अत के बाद में दोस्तों ये दो बिंदु आया है, जिसके कारण अत क्या हो गया है? अतः। प्रात के बाद में यानी प्रात के अंत में ये दो बिंदु ऊर्ध्वाधर रूप में आए, जिसके कारण प्रात क्या हो गया है? प्रात हो गया है, प्रातः। यानी कि दोस्तों ह इसमें आ रहा है, विसर्ग में ह शामिल हो रहा है। ठीक है, स्वत में दोस्तों देख सकते हैं, स्वत के अंत में यानी कि त के अंत में दो ऊर्ध्वाधर बिंदु आ रहा है। किस रूप में? विसर्ग के रूप में। इसलिए स्वत क्या हो जाएगा? स्वत हो जाएगा स्वतः। स्वतः अ भी आएगा और इसके साथ ही साथ दोस्तों ह भी आएगा। स्वतः। स्वतः देखिए, जब विसर्ग नहीं रहेगा तो आप लोग यहां पर पढ़िएगा स्वत, या बोल सकते हैं स्वतः। ठीक है, लेकिन जब विसर्ग हो गया तो स्वतः। स्वतः इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं प्राय। प्राय में दो बिंदु आए हैं तो बोलेंगे प्राय। सायने में दो बिंदु आए हैं तो बोलेंगे सायने। इस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। किसके लिए? विसर्ग के लिए। आइए कुछ हम लोग विसर्ग से जुड़े जो दोस्तों मेन जो बातें हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर पहला नंबर जो दोस्तों यहां पर प्रमुख जो बात है, जो विशेषता है, इसमें बोला गया है
विसर्ग यह अपने आप में कोई अलग वर्ण नहीं है, वह केवल स्वर आश्रित है। स्वर आश्रित करने का मतलब खुद में ही दोस्तों आश्रित है। स्वर आश्रित करने का मतलब दोस्तों ये किसी स्वर पर आश्रित होता है, यानी कि अ एक स्वर्ण वर्ण है और इसी पर दोस्तों विसर्ग क्या होता है, आश्रित होता है। इसी पर आश्रित होकर अपना एक नया स्वरूप बनाता है जिसको कहा जाता है क्या, अह। क्या कहा जाता है, अ। आपने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर बोला गया है विसर्ग का उच्चारण विशिष्ट होने से उसे पूर्णतया शुद्ध लिखा नहीं जा सकता। शुद्ध बिल्कुल भी लिखा नहीं जा सकता है। शुद्ध कहने का मतलब अगर आप सोचोगे दोस्तों कि अगर हम इसको शुद्ध इस तरीके से लिख दें, जैसे कि हम ऐसे लिख दें, ऐसे ऐसे, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप अगर ऐसे लिख रहे हैं तो आप अ स्वर वर्ण की सहायता से लिख रहे हैं। किसकी सहायता से, अ स्वर वर्ण की सहायता से लिख रहे हैं। दोस्तों इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो होगा इस रूप में। किस रूप में होगा, दो ऊर्ध्वाधर बिंदु के रूप में होगा। ठीक है, वास्तविक स्वरूप। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर स्वाश्रित का, तो स्वाश्रित में दोस्तों हो जाएगा अह के रूप में, जो कि दोस्तों यहाँ पर पूर्ण रूप में प्रकट हो चुका है। किसके कारण, तो स्वर्ण वर्ण के कारण। विसर्ग का उच्चारण विशिष्ट होने से उसे पूर्णतया शुद्ध लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि विसर्ग अपने आप में ही किसी उच्चारण का प्रतीक मात्र है, बस प्रतीक मात्र है। ये कोई वर्ण बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से वर्ण अ है, आ है, हर्षा ई है, दीर्घ ई है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ये बिल्कुल भी वर्ण नहीं है। हिंदी वर्णमाला में अन और अ इन दोनों वर्णों को ही आयोग वा कहते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना होने के कारण इनकी गणना ना तो स्वर में ही होती है और ना ही व्यंजन में। मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विसर्ग के पूर्व अकार हो तो विसर्ग का उच्चारण ह जैसा, आ हो तो हा जैसा, ओ हो तो हो जैसा, हर्षाई हो तो हर्षाई ही जैसा इत्यादि होता है। पर विसर्ग के पूर्व अगर एकले एकार हो तो विसर्ग का उच्चारण ही जैसा होता है। कैसे होता है आप लोग यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर है केशव। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगर विसर्ग को हटा दें तो क्या बनेगा, केशव। क्या बनेगा, केशव। केशव में आने वाला जो अंतिम वर्ण वह है, अगर हम इसको तोड़ दें तो क्या बनेगा, वै धन अ, यानी कि वह में कौन सा वर्ण शामिल है, तो दोस्तों अ शामिल है। मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने बताया विसर्ग के पूर्व यानी कि विसर्ग के पहले, यहां पर विसर्ग है, यहां पर विसर्ग है, तो विसर्ग के पहले ही ना आ रहा है जी। दोस्तों व में जब अ शामिल है, इसका मतलब ये हुआ कि अ के बाद विसर्ग है, यानी कि विसर्ग से पहले अ है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर बोला गया है विसर्ग के पूर्व यानी कि विसर्ग के पहले जब अ आकार हो तो विसर्ग का उच्चारण किस रूप में होगा, ह जैसा होगा। किस रूप में होगा, ह जैसा। तो देखिए यहां पर हम लोग किस रूप में पढ़ेंगे, केशव, केशव, केशव पढ़ेंगे। ह के रूप में हम लोग केशव का उच्चारण करेंगे जब दोस्तों विसर्ग रहेगा तब, और विसर्ग के पहले अ रहेगा तब। ठीक है, यहां पर देखिए बाला, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी विसर्ग नहीं ले रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ पर बाला की बात कर रहे हैं। बाला में अगर हम ला वर्ण को लें तो दोस्तों ला वर्ण में कौन सा आया होगा, स्वर वर्ण। बताइए, ला में आया होगा आ स्वर वर्ण। जब हम लय में आ को ऐड करेंगे तबे ना ला बनेगा। तो दोस्तों जब यहाँ पर मात्रा बड़ी हो गई है, जब यहाँ पर मात्रा बड़ा हो गया है, यानी कि अ से जब आ हो गया है, तो ह से क्या हो जाएगा, ह से हा हो जाएगा। ह से क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा। जब मात्रा बड़ा तो दोस्तों विसर्ग का भी मात्रा क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, विसर्ग के पहले जो मात्रा होगा तो विसर्ग का उच्चारण भी उसी रूप में होगा। बस यही समझ कर रखिएगा, विसर्ग के पहले जो अंतिम वर्ण होगा उस वर्ण में जो मात्रा रहेगा उसी मात्रा के आधार पर विसर्ग का उच्चारण होगा। दोस्तों विसर्ग के पहले जो वर्ण है वो है वो में आने वाला, व में ओ नहीं, व में आने वाला जो स्वर वर्ण है वो है किस रूप में, तो अ के रूप में। तो हम लोग इसका उच्चारण करेंगे ह के रूप में। यहाँ पर दोस्तों जो वर्ण आया है स्वर वर्ण वो आया है आ के रूप में, तो हम लोग इसका उच्चारण करेंगे किस रूप में, तो हा के रूप में, क्योंकि हम लोग इसमें विसर्ग का मात्रा बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, बाला। क्या बोलेंगे, बाला, ना कि बाला, बाला।
इस तरीके से हा करके पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विसर्ग के पहले कौन सी मात्रा है, तो ओ वाला मात्रा है, ओ। तो हम लोग ह में भी कौन सी मात्रा ले लेंगे, ह में भी हम लोग हो वाला मात्रा ले लेंगे। देखिए विसर्ग के पहले जो मात्रा होगा आप लोग उसी मात्रा के आधार पर विसर्ग का उच्चारण कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं विसर्ग के पहले ता में कौन सी मात्रा आया है, विसर्ग के पहले ता में हर्षाई ई वाला मात्रा आया है। इसीलिए दोस्तों आपका जो मात्रा होगा विसर्ग के लिए वो पढ़ा जाएगा किस रूप में, मतिया। किस रूप में, मतिया। ठीक है, इस तरीके से मतिया या फिर मति ही, मतिया नहीं मति ही पढ़िएगा, मति ही। इस तरीके से पढ़ना होगा आप लोगों को। इस तरीके से पढ़िएगा ना तब आप लोगों को संस्कृत सीखने में सहायता आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, मति ही। यहाँ पर देखिए चक्षु, चक्षु में दोस्तों कौन सा आया हुआ है, यहाँ पर स्वर वर्ण, तो हर्षायु वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी स्वर वर्ण के आधार पर ह का उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे चक्षुआ, चक्षुहा, या फिर बोल सकते चक्षु, चक्षु, चक्षु। इस तरीके से पढ़ेंगे, चक्षुआ नहीं बोलेंगे, चक्षु, क्योंकि हु है ना, चक्षु। इस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर देवे है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया ना, जब यहाँ पर देखिए जब ए आकार हो, ए आकार है ना, यहाँ पर ए आकार, जब ए आकार हो तो हो जाएगा ही के रूप में, ना कि हे के रूप में। हे बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, हे बिल्कुल भी नहीं होगा, हो जाएगा किस रूप में, तो ही के रूप में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर देबे यानी कि किस रूप में आया हुआ है, व में जो वर्ण आया हुआ है, स्वर वर्ण, वो आया हुआ है किस रूप में, तो दोस्तों यहाँ पर एकले एक रूप में आया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों देवे रहता, देवे देवे, तो हम यहाँ पर दिखाते हैं ओनली फॉर ए, इस तरीके से दिखाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर 2 लाइन आया हुआ है, 2 प्रतीक यहाँ पर आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर एक ले ए लेकर चलेंगे, यानी कि एक तरीके से 2 ले ए ही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो उच्चारण होगा विसर्ग के लिए वो होगा किस रूप में, तो ही के रूप में होगा। देखिए हिंदी के लिए अब देवे पढ़िएगा, हिंदी के लिए देवे सही है, लेकिन संस्कृत के लिए देवही, देवही पढ़ेंगे, देवी ना देवही, देवही पढ़ेंगे। इस तरीके से उच्चारण करेंगे। अब आते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए केवल इसको छोड़कर दोस्तों, केवल इसको छोड़कर, ठीक है, केवल और केवल आय को छोड़कर, आय को छोड़कर यहाँ पर हम लिए थे दोस्तों आय वाला लेकर चले थे। और यहाँ पर आया हुआ कौन सा वर्ण, म में कौन सा वर्ण आया हुआ है, केवल केवल एकले आय वाला, यह ए, आई है आय। ठीक है, ये आय है, यह आय है। ठीक है, तो आय की हम बात कर रहे हैं। जब भी किसी वर्ण में आय आए विसर्ग के पहले, जब भी किसी वर्ण में विसर्ग के पहले आय आए तो उसके लिए दोस्तों हम लोग ह का उच्चारण यानी कि विसर्ग का उच्चारण ही के रूप में करेंगे, ही के रूप में। समझना मेरे भाई, यहाँ पर जो ही होगा, यहाँ पर जो ही होगा वो केवल और केवल दोस्तों होगा किसके लिए, तो आय के लिए, ना कि ए के लिए, ओनली फॉर आय के लिए। ठीक है, अगर ए आएगा ना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ए का जो मात्रा होगा उसी मात्रा में हम लोग क्या करेंगे, विसर्ग का उच्चारण करेंगे। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर दोस्तों भूम में यानी कि भूम में कौन सा यहां पर आ चुका है दोस्तों, मात्रा आया हुआ है, ये वाला नहीं आया हुआ है, आय वाला मात्रा। तो हम लोग इसी मात्रा के रूप में विसर्ग का उच्चारण करेंगे। भूमे का दोस्तों यहाँ पर विसर्ग के साथ उच्चारण होगा भूमे, क्या होगा, भूमे। इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है स के सामने, यानी कि स के सामने, कहने का मतलब है स के सामने अ आने पर, देखिए है ना, स के सामने अ आने पर दोनों का सोया बन जाता है दोस्तों। स के सामने कौन है, अ। जब स रहेगा और स के बाद विसर्ग रहेगा और उसके बाद अ वर्ण रहेगा तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलकर प्लुत स्वर बन जाएंगे। प्लुत स्वर का चिन्ह क्या होता है, प्लुत स्वर का चिन्ह होता है ये वाला, यानी कि एस जैसा। समझना, जब स रहेगा और स के बाद विसर्ग रहेगा, उसके बाद अगर अ स्वर वर्ण रहेगा तो विसर्ग और स्वर वर्ण ये दोनों मिलकर प्लुत स्वर बना लेंगे और प्लुत स्वर का चिन्ह होता है ये वाला। आप देख सकते हैं ये विसर्ग है, ये अ है, दोनों मिलकर अपने अस्तित्व को खत्म कर लिया है और यहाँ पर प्लुत स्वर आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर स अस्थि से क्या बन चुका है, सो अस्थि। यहाँ पर विसर्ग और अ एक दूसरे के साथ मिलकर
प्लुत स्वर बना लिए हैं और यहाँ पर बन गया है सोवदत। ठीक है, आगे बोला गया दोस्तों, स का विसर्ग अ के सिवा अन्य वर्ण सम्मुख आने पर लुप्त हो जाता है। दोस्तों स का विसर्ग दुगो बिंदु ना है, बताइए स का विसर्ग यही ना विसर्ग होता है जी। यहाँ पर बोला जा रहा है स का विसर्ग अ के सिवा, जब अ के सिवा कोई भी स्वर वर्ण आएगा ना, चाहे वो स्वर वर्ण दोस्तों आपका आ हो, हर्षई हो, दीर्घई हो, ए हो, आय हो, ओ हो, अ हो, कोई भी अगर अ के अलावा स्वर वर्ण आएगा तो उस स्थिति में स के साथ जो विसर्ग है वो लुप्त हो जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसे समझकर आप लोग रखिएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात अगर हम ले लें यहाँ पर स, ठीक है, यहाँ पर ले लें हम लोग यहाँ पर आ, ठीक है, हम लोग यहाँ पर स ले लें, यहाँ पर आ ले लें, तो क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा, सा। लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पर बिल्कुल भी विसर्ग आपको दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से समझ कर रखिएगा। लड़की में सा लगता है ना जी, लड़की में देखिए पुरुष के लिए सा होता है और लड़की के लिए सा होता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, विसर्ग के पहले अ आकार हो और उसके बाद व्यंजन आता हो तो वे आकार और विसर्ग मिलकर ओ बन जाता है। समझना, पुत्रा है ना, पुत्रा, तो दोस्तों यहाँ पर पुत्रा में विसर्ग के पहले त्र है, त्र में कहीं ना कहीं अ आया होगा। अगर अ नहीं आया होता तो दोस्तों आपका त्र हो जाता है इस रूप में। ठीक है, त्र में अ मिला हुआ है तभी ना त्र बना हुआ है, बताइए। तो हमने जाना कि त्र में कौन सा वर्ण ऐड है, तो दोस्तों अ वर्ण ऐड है, अ वर्ण ऐड है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, विसर्ग के पहले अ आकार हो और उसके बाद मृदु व्यंजन, यानी कोई भी अगर व्यंजन आता हो, मृदु कहने का मतलब पंचमाक्षर ना हो, पंचमाक्षर यानी कि जैसे कि अंग हो गया, य हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, ठीक है, ये सब, ठीक है, मृदु व्यंजन आता हो तो वे आकार और विसर्ग, वे आकार कौन दोस्तों, ये वाला देखिए, वे आकार, त्र में कौन सा आकार है, त्र में कौन सा आकार है, तो अ वाला आकार है। और विसर्ग, विसर्ग है ना, तो विसर्ग विसर्ग दोनों मिलकर क्या बन जाता है, दोनों मिलकर ओ बन जाता है। ये बन जाएगा ओ के रूप में, ओ के रूप में। और जब आप समझना, त्र में से अ निकला, समझना, त्र में से अ निकला, अ विसर्ग में कनेक्ट हो गया, ठीक है, अ विसर्ग में कनेक्ट हो गया और दोनों मिलकर क्या बना लिए, ओ। अब हम ओ को इस स्वर रहित त्र में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, त्रो बनेगा, बनेगा ना त्रो। इसी त्रो को हम पू में ऐड करेंगे, पू में, तो क्या बनेगा, पुत्रो। अब बाकी गता जो है सेम टू सेम उतार देंगे, पुत्रो गता। यहाँ पर क्या बन गया, पुत्रो गता। तो समझना, जब भी विसर्ग का पहले आए और विसर्ग के बाद मृदु व्यंजन आए, यानी पंचमाक्षर वाला छोड़कर व्यंजन आए, तो दोस्तों उस स्थिति में विसर्ग और विसर्ग के पहले वाला जो आकार है, जो कार है, वो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, तो ओ बन जाते हैं। याद रखिएगा, ओ बन जाते हैं, इसे बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे, यहाँ पर भी देख सकते हैं विसर्ग के पहले दोस्तों क्या है, अ है। अब अ विसर्ग मिलकर यहाँ पर रामो बन गया है। अगला नंबर में बोला गया है विसर्ग के पहले आ। अब देखिए यहाँ पर मात्रा बड़ा हो गया है, अ से क्या हो गया है, आ। विसर्ग के पहले आकार हो और उसके बाद स्वर अथवा मृदु व्यंजन, यानी कि स्वर भी आ सकता हो या फिर व्यंजन भी आ सकता हो, कोई भी मृदु व्यंजन यानी पंचमाक्षर को छोड़कर, ठीक है, कोई भी स्वर आ सकता हो या कोई भी पंचमाक्षर को छोड़कर मृदु व्यंजन आता हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। आप लोग नीचे एग्जाम्पल से देख सकते हैं। देखिए, विसर्ग के पहले विसर्ग को हटाकर अगर हम दोस्तों शब्द ले तो क्या बनेगा, असुरा। असुरा में अगर हम रा को ले तो दोस्तों समझ सकते हैं कि रा में कौन सा मात्रा आया होगा, रा में आ मात्रा आया होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि विसर्ग के पहले कौन सी मात्रा है, विसर्ग के पहले आ मात्रा है। तो विसर्ग के पहले आ मात्रा है ना, तो ये आ मात्रा आप विसर्ग दोनों मिलेंगे तो उस स्थिति में जो विसर्ग होगा वो लुप्त हो जाएगा, यानी कि अपने अस्तित्व को खत्म कर लेगा और केवल क्या बचेगा, तो केवल असुरा बचेगा। लास्ट में हम लोग नष्टा को लिख ही देंगे, हो जाएगा असुरा नष्टा। इस तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हैं मनुष्य, या में आ वाला जो स्वर वर्ण है वो दोस्तों लुप्त है। ठीक है, तो आ और ये विसर्ग, आ और विसर्ग ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने मतलब कहने का ये हुआ कि जो विसर्ग होगा वो अपने स्वरूप को खत्म कर लेगा। कब, जब विसर्ग के पहले आ की मात्रा हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर्ण वर्ण या फिर कोई मृदु व्यंजन हो, उस स्थिति में हम बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उस स्थिति में जो विसर्ग होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो लुप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है विसर्ग के पहले अ या आ आकार को छोड़कर,
यानी कि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी अगर अन्य स्वर आता हो, जैसे कि हर्षाई हो, दीर्घाई हो, हर्षाई हो, दीर्घाई हो, कोई भी स्वर वर्ण अगर आता हो, ठीक है, और उसके बाद स्वर अथवा मृदु व्यंजन आता हो तो विसर्ग का रय बन जाता है, रय, र ना रय बन जाता है, रय, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों भानुआ है, भानुआ, तो इसमें दोस्तों नू में कौन सी मात्रा है बताइए तो, नू में कौन सी मात्रा है, नू में हर्षाई ऊ वाला मात्रा है, नू में हर्षाई ऊ वाला मात्रा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कहीं ना कहीं विसर्ग के पहले हर्षाई ऊ आया है, नहीं आ आया है, नहीं आ आया है, क्या आया है, हर्षाई ऊ आया है, अ और आ के अलावा दूसरा स्वर्ण वर्ण आया है। और विसर्ग के बाद दोस्तों क्या है, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर्ण वर्ण या फिर कोई भी मृदु व्यंजन हो सकता है, तो मृदु व्यंजन नहीं है लेकिन यहाँ पर स्वर्ण वर्ण है, कौन, तो हर्षाई ओ, तो विसर्ग का र बन जाता है, विसर्ग आप देख रहे हैं ना, विसर्ग है, विसर्ग है, विसर्ग, ये दोस्तों र बन जाएगा, बस उतना टेंशन नहीं लेना है, बस ये र बन जाएगा। विसर्ग के बाद स्वरूप चेंज हो जाएगा, विसर्ग अपने स्वरूप को चेंज कर राय में प्रकट कर देगा। और इसके आगे क्या है, हर्षायु, हर्षायु का चिन्ह क्या होता है, हर्षायु का चिन्ह होता है ये वाला, बस ये वाला। दीर्घायु का चिन्ह क्या होता है, ये वाला। जब र रहेगा, र में हर्षायु रहेगा तो ये वाला, र रहेगा, र में दीर्घायु रहेगा तो दोस्तों ये वाला, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं ऊ हो गया है लुप्त और यही ऊ र में ऐड होकर आ गया है इस रूप में, ये हो गया भानुरुदेति, भानुरुदेति। यहाँ पर समझना, यहाँ पर देख सकते हैं विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर दोस्तों कौन सा वर्ण यहाँ पर आया हुआ है, बै को लें, अगर हम बै को तोड़ें तो हो जाएगा व पर हलंत आधन आ जाएगा दोस्तों, जानते हैं यहाँ पर क्या आए, आय आएगा, आय, यानी कि अ या आ के अलावा दोस्तों यहाँ पर वर्ण है, ठीक है। तो विसर्ग आ जाएगा किस रूप में, तो विसर्ग आ जाएगा राय के रूप में। देख सकते हैं विसर्ग के बाद कौन सा दोस्तों वर्ण है, तो मृदु व्यंजन वाला वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर राय के रूप में आ चुका है और ये जो द है वो दोस्तों राय में ऐड होगा। तो जब द में, द किस रूप में है, तो दोस्तों द जो है वो स्वर पूर्ण रूप में है, यानी इसमें स्वर पहले से ही शामिल है, ऐसा नहीं कि स्वर रहित है, इसमें स्वर पहले से ही शामिल है। तो दोस्तों जब पहले से स्वर शामिल है और यहाँ पर र स्वर रहित है, इसमें र में बिल्कुल भी स्वर वर्ण शामिल नहीं है, तो उस स्थिति में जो राय होगा, जो र होगा वो दोस्तों द के ऊपर में आ जाएगा, किस रूप में आ जाएगा, ऊपर में, उसके ऊपर में आ जाएगा। देख सकते हैं इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर दैवे दत्तम का हो गया दैवे दर्तम, इस तरीके से। आइए यहाँ पर ले चलते हैं आगे। विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर अन्य स्वर आता हो और उसके बाद र कार आता हो, सेम दोस्तों पहले वाला ही है, ठीक है। विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले अ या आ कार को छोड़कर अन्य स्वर आता हो और उसके बाद र कार आता हो, ठीक है, र कार आता हो। केवल और केवल यहाँ पर बात हो रहा है र का, ठीक है, केवल और केवल यहाँ पर बात हो रहा है र का। इसमें भी र आ सकता है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं कि र नहीं आ सकता है दोस्तों, यहाँ पर भी र आ सकता है, लेकिन र के लिए नियम चेंज हो जाएगा, सारा नियम वही है, बस र के लिए, र व्यंजन के लिए नियम चेंज हो जाएगा। बोला जा रहा है र कार आता हो तो विसर्ग के पहले आने वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग के पहले आने वाला जो दोस्तों जो आकार है वो क्या होता है, जो वर्ण है वो क्या होता है, स्वर वर्ण, वो दीर्घ हो जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों ऋषि भी में विसर्ग है ना, ऋषि भी में विसर्ग है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ऋषि भी में विसर्ग है और इसके बाद दोस्तों र वर्ण है ना। जब र वर्ण आया है तो उस स्थिति में जो भी में दोस्तों जो शामिल है स्वर वर्ण, वो किस रूप में शामिल है, तो दोस्तों शामिल है, जानते हैं, लघु रूप में, यानी मूल रूप में, ठीक है, यानी हर्षाई रूप में शामिल है। हर्षाई शामिल है ना जी, भ में हर्षाई को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर दोस्तों बनेगा, हाँ यहाँ पर ये वाला, ठीक है, भी बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने अभी जाना कि जब भी विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी दोस्तों स्वर वर्ण रहे और विसर्ग के बाद अगर र रहे तो उस स्थिति में विसर्ग के पहले वाला जो स्वर होता है वो दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर पहले से ही दीर्घ हो तो वो उसी अवस्था में रहता है, ठीक है, बस इतना समझ कर रखिएगा। बस हम क्या करेंगे, हम रेफा बदल देंगे। हर्षाई ई का दीर्घ रूप क्या होता है, हर्षाई ई का दीर्घ रूप होता है दीर्घाई, यानी कि इसका चिन्ह होता है ये वाला, तो हम यहाँ पर चिन्ह कर देंगे इस रूप में। अगर भी है इस रूप में तो भी हो जाएगा इस रूप में, ठीक है, इस रूप में भी हो जाएगा। बस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर विसर्ग का लुप्त हो जाएगा, विसर्ग का दोस्तों लोप हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है विसर्ग का लोप
विसर्ग का लोप नहीं बोला गया है, लेकिन विसर्ग को दोस्तों आप लोग लोप कर दीजिएगा, यानी इसके आप हटा दीजिएगा, विसर्ग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर भी देखिए अ या को छोड़कर, अ या को छोड़कर, ठीक है, कौन सा यहाँ पर वर्ण है दोस्तों, तो हर्षाई उ वाला है, तो विसर्ग हट जाएगा और हर्षाई उ हो जाएगा दीर्घायु उ के रूप में। देख सकते हैं यहाँ पर दीर्घायु आ चुका है ना, दीर्घायु भानु राधते। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों शास्त्रे में आय आया हुआ है, शास्त्रे में आय वाला आया हुआ है, हाई वाला, जो कि स्वयं क्या है, स्वयं दोस्तों एक तरीके से दीर्घ है। इसका दोस्तों मूल क्या होगा, तो एकले आय, मूल होगा एकले आय, दीर्घ होगा आय, तो यहाँ पर जो है उसी को छोड़ देंगे। देखिए खाली विसर्ग हट जाएगा और शास्त्रे रक्षितम यही रह जाएगा, बस इसी तरीके से आप लोगों को समझना है। दोस्तों अगर आप लोगों को स्वर की मात्रा और आयोगवाद से संबंधित यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी जानकारी मिला है, तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। साथ ही आप लोग अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए होंगे वो बच्चे क्या करेंगे कि इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।